द्विवेदी जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वान मनीषियों को प्रणाम करता हूँ और उस दृष्टि को प्रणाम करता हूँ जिस दृष्टि की बात आज की जा रही है। कुंभ के संबंध में मेरे पिताजी ने एक घटना सुनाई थी, एक वृत्तांत सुनाया था। ये बहुत पुरानी बात है। जब वे हरिद्वार में कुंभ का स्नान करने गए थे तो वहां बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। और उन सारे लोगों के बीच में विदेशों से बहुत सारे पत्रकार भी आए हुए थे। उन पत्रकारों के मन में एक जिज्ञासा थी कि इतनी बड़ी भीड़, लाखों आदमी, तो इतने लाखों आदमियों को जुटाने के लिए कुंभ का आयोजन करने वाले लोगों को बहुत बड़ा विज्ञापन करना पड़ा होगा। और उस विज्ञापन पर बहुत सारा खर्च भी किया होगा। यह प्रश्न लेकर उन पत्रकारों ने बहुत से लोगों के पास जो वहां शिविर में थे उनसे प्रश्न किया कि आप लोगों ने इसका विज्ञापन कहाँ किया, किस प्रकार से किया, कैसे किया और उस पर कितना खर्चा किया। तो जहां जहां भी वे गए वहां वहां उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमने तो इस आयोजन पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया और हमने इसका कहीं विज्ञापन भी नहीं किया। उन पत्रकारों के मन में संदेह था, ऐसा कैसे हो सकता है। वे किसी दूसरे आयोजक के पास गए जहां शिविर लगे हुए थे, उनके जो संगठन करता थे, जो प्रबंध करता थे। उन्होंने कई जगह पर इस बात की पूछताछ की, लेकिन बात तो जो सच है वही है। वह सभी ने एक ही उत्तर दिया कि कुंभ के आयोजन के लिए हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया और नहीं इसका कोई विज्ञापन किसी ने किया है। तब बहुत विमर्श के बाद उन पत्रकारों के मन में ये बात आई कि सचमुच परंपरा में इतनी गहरी शक्ति होती है, इतनी व्यापक शक्ति होती है। वो परंपरा है। मैं जब कुंभ के संबंध में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कुंभ भारत की लोक संस्कृति के संविधान की एक धारा है। कुंभ भारत के लोक संस्कृति के संविधान की एक धारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत का शासन, भारत का समाज एक संविधान के द्वारा निर्देशित होता है।
वह संविधान जिसकी रचना संविधान सभा ने की थी। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, क्या भारत के संविधान की इस रचना के पहले क्या भारत राष्ट्र नहीं था? था। भारत राष्ट्र उससे पहले भी था और उससे पहले भी था। तब वह राष्ट्र कैसे बना? क्या किसी कानून की धारा ने भारत को राष्ट्र बनाया था? इसका उत्तर है, वो संविधान था और वो संविधान है और वो संविधान रहेगा। वो अलिखित संविधान है, भारत की लोक संस्कृति का संविधान। औपचारिक संविधान की रचना संविधान के सदस्यों ने की थी, लेकिन भारत की लोक संस्कृति के संविधान की रचना भारत के 140 करोड़ जन की निरंतर परंपरा ने की। और यह संविधान जिसके द्वारा हम परिचालित हो रहे हैं, लिखित संविधान है। लेकिन भारत की लोक संस्कृति का वो संविधान अलिखित संविधान है, वो परंपरा का संविधान है। परंपरा की वह शक्ति जिसे विदेश से आए हुए उन पत्रकारों ने अनुभव किया था। तो राष्ट्र की रचना भारत की लोक संस्कृति के संविधान ने की। कैसे की? राष्ट्र क्या है? मनुष्य और मनुष्य के संबंध की एक संरचना। संबंध? कौन सा संबंध? मनुष्य और मनुष्य का संबंध तथा मनुष्य और प्रकृति का संबंध। मनुष्य को और प्रकृति का संबंध आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, नवग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, आकाश के इन तत्वों से जब मनुष्य ने संबंध बनाया, भारत की संस्कृति ने जो संबंध बनाया, वो धरती का संबंध था। हमने अज्ञात की पहचान ज्ञात से की। जो नाम हमने दिए हैं, चाहे वो नवग्रहों के नाम हो, बृहस्पति सचमुच में एक ऋषि थे, और उन बृहस्पति के नाम से हमने उस बृहस्पति ग्रह को जाना। इसी प्रकार से हमने नक्षत्रों और तारों को जाना, अज्ञात को जाना ज्ञात से, जो धरती पर थे। कुंभ की बात अभी कही गई। हमने उन तारों की राशियों को, उनके बिंबों को पहचाना, तो ज्ञात बिंबों से पहचाना। नक्षत्रों का एक, सितारों का जो एक समूह घड़े की तरफ से था, उस राशि को, उस ढेर को, उस समूह को हमने कुंभ कहा। और बृहस्पति भी, देवगुरु हमारे मिथक शास्त्र में भी आते हैं, और वो बृहस्पति नक्षत्र, वो ग्रह भी। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, वो क्षण होता है जब हम उस कुंभ पर्व का आयोजन करते हैं। Damien! हैं? हैं? तो इस प्रकार से एक दूसरी प्रणाली जो थी, वो थी धरती की पहचान और धरती से संबंध।
क्योंकि राष्ट्र उसके बिना नहीं बन सकता था। तो हमने हमारी चिंतन धारा में पहाड़ या नदी या जलाशय या समुद्र, उनका वो जड़ रूप नहीं है, आदि भौतिक रूप है, लेकिन आदि दैविक रूप भी है। माना कि हिमालय पहाड़ है, लेकिन कालिदास कहते हैं अत्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। अब पहाड़ तो है, आदि भौतिक रूप में वो पहाड़ है, लेकिन अपने आदि दैविक रूप में देवतात्मा, वो देवतात्मा थी। इसी प्रकार से नदियों का रूप है वो न जल तो है, आदि भौतिक रूप में निश्चित रूप से जल है, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी हमारे लिए केवल जल मात्र नहीं है, उनका आदि दैविक रूप भी है। इस प्रकार से लोक संस्कृति के उस संविधान ने एक धारा जोड़ी, और वह थी भूमि का दिव्यीकरण, धरती में दिव्य शक्ति का निवास। तो वो गंगा, यमुना या प्रयाग या और दूसरे दूसरे हरिद्वार या मथुरा या और दूसरे दूसरे जो जगह जो भूमि हैं, वो आदि भौतिक रूप में अवश्य ही आप उनको भूमि कह सकते हैं, लेकिन अपने दिव्यीकरण रूप में हमारे लिए उनमें दिव्य भाव है, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति का ये संविधान है, ये धारा है। उसके साथ हमारा हमारा एक रागात्मक संबंध है, रागात्मक बोध है। भारतीय लोक संस्कृति के संविधान की दूसरी धारा मनुष्य और मनुष्य का संबंध। राष्ट्र की रचना उसी दिन शुरू हो गई थी जब यहाँ का एक आदमी दूसरे आदमी से मिला था। कुंभ तो एक धारा ही तो है, ऐसे कितने ही पर्व में हैं जहां लोग मिलते हैं। आप कल्पना करिए, यदि यहाँ के, वहां के, उत्तर के, दक्षिण के, पूरब के, पश्चिम के ये आदमी न मिले होते, इतनी बड़ी संख्या में न मिले होते, तो क्या भारत इतना बड़ा राष्ट्र बन सकता था? राष्ट्र बना इसलिए बना कि आदमी आदमी से मिलता है, इतनी बड़ी संख्या में मिलता है, बार बार मिलता है, बार बार संबंध जोड़ता है, मनुष्य और मनुष्य का संबंध बनता है, मनुष्य और धरती का संबंध बनता है, मनुष्य और प्रकृति का संबंध बनता है। मैं भूल गया था असल में। अच्छा, तो मैं यहां एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जहां उस दृष्टि की बात है, जहां मैंने ये निवेदन किया कि यह भारत की लोक संस्कृति के संविधान की धारा है, वहां मैं थोड़ी सी बात इतिहास और पुराण की भी कहना चाहता हूं। एक बहुत व्यापक और बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है हमारे पुराण साहित्य में, और वो है राजा बलि। राजा बलि, आप कभी ध्यान से यदि देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि होली, दिवाली, ओणम, इन सभी पर राजा बलि को याद किया जाता है। और कुंभ पर्व का जो सूत्र है एक राजा बलि से जुड़ता है, क्योंकि राजा बलि ही था जिसके समय समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन भले ही एक ऐसी पौराणिक घटना है
जिसको अभी तक हम अनलॉक नहीं कर सके, क्योंकि हम अपनी पुराण विद्या के प्रति उदासीन हैं। लेकिन यहां केवल इतने सूत्र का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं कि चूंकि समुद्र मंथन से कुंभ पर्व का संबंध जुड़ता है, तो समुद्र मंथन से संबंध जुड़ता है वो राजा बलि का है। राजा बलि को हम नहीं भूल सकते। एक दूसरा व्यक्तित्व जिसका मैं स्मरण करना चाहता हूं वो है बसवन्ना, कर्नाटक। अब बसवन्ना के संबंध का एक सूत्र आप ये देखिएगा कि सन्यासी सन्यासी लोगों का जो एक अधिकार बनता है कुंभ में पहले नहाने का, स्नान करने का, वे जंगम की पूजा करते हैं। और ये जंगम कौन है? वीर शैव। और वीर शैव मत का प्रतिपादक बसवन्ना है। आप ये देखिएगा कि इतने लोगों का जो समूह है, इतने लोगों का जो सम्मेलन है, वो बिना किसी कारण के नहीं हो सकता, बिना किसी व्यापक दृष्टिकोण के नहीं हो सकता। और युग परिवर्तन का जो सूत्र है, क्योंकि 12 वर्ष में युग परिवर्तन होता है, हमारे आचार विचार में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन का संदेश देने के लिए कोई न कोई महापुरुष आता है। बसवन्ना वो महापुरुष था जिसने कुंभ के समय अपना संदेश दिया। दूसरा व्यक्तित्व है वो गोरखनाथ का है। उस समय भी नारी को लेकर के बहुत से प्रश्न थे, और कुंभ पर्व के समय कण्णपा और गोरखनाथ का शास्त्रार्थ हुआ था। मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है। इसका दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं तो स्वामी दयानंद का है, जिन्होंने पाखंड खंडिनी पताका स्थापित करी थी कुंभ पर्व के अवसर पर हरिद्वार में। इस प्रकार से कुंभ जहां लोक संस्कृति का संविधान है, वहां युग के संदेश का वाहक है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।